चलिए आज हम हेरिटेज एंड कल्चर में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। बेटा शिवानी, हम हेरिटेज एंड कल्चर की ये जो लेक्चर सीरीज़ हैं किस बुक से कर रहे हैं बेटा? इंट्रोडक्शन टू शिवानी, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट की किताब से हम ये चैप्टर कर रहे हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है शिवानी, उसका नाम क्या है बेटा? प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स। वेरी गुड, ये हमारा पहला चैप्टर है। इसके तहत हमने 2 लेक्चर आपको डिलीवर किए, बहुत खूबसूरती से हमने इसको समझा। कल के लेक्चर का छोटा सा रिकैप लेके आज हम आगे बढ़ते हैं। कल के लेक्चर का हमारा जो मेन बेसिस था वो 2 अलग क्षेत्रों की रॉक पेंटिंग्स पे था। एक जो कि हिमालय में थी और एक जो कि पेनिनसुलर प्लेट्यू में थी। जो हिमालय में थी वो कुमाऊं हिमालय, यानी कि उत्तराखंड राज्य, उसका अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, और वहाँ पर एक गांव है बरेचीना, जहाँ पर आपको रॉक शेल्टर्स मिलते हैं, वो है लखू दियार। वहाँ पर हमें रॉक पेंटिंग्स प्राप्त हुई। ओके, इज दैट क्लियर? एक नदी है जिसके किनारे ये रॉक शेल्टर्स हैं, सियार नहीं सुयाल, SU है सुयाल। तो सुयाल नदी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। ओके, हमने वहाँ पर कुछ चीज़ें देखी, जैसे कि वहाँ पर आपको ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस, एनिमल फिगर, ह्यूमन फिगर, ह्यूमन एक्शंस, इस तरह की चीज़ें देखने को मिली। आपको वहाँ पर ये नज़र में आया कि कुछ वेवी पैटर्न्स वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन की फॉर्म में ह्यूमन बनाए गए हैं और आपस में हाथ पकड़े हुए। ये हाथ पकड़े हुए वाली पेंटिंग चाहे हिमालय हो या पेनिनसुलर बड़ी कॉमन पाई जा रही है। हमें देखा कि वो हमें डांस करते हुए मिलते हैं। फिर वही कहानी, रेड कलर का इस्तेमाल काफ़ी है, वाइट कलर का इस्तेमाल भी है। रेड यानी कि हेमेटाइट रॉक, दैट इज़ द आयरन परऑक्साइड का हमें यहाँ पर प्रमाण मिलता है। इन तथ्यों को हमने समझने का प्रयास किया। हम आगे बढ़े और हम पहुँचे कौन से पर्वतों पर? नवदीप, पेनिनसुलर प्लेट्यू के विंध्या पर्वतों पर। हम विंध्यन माउंटेन रेंजेस पर पहुँचे और उनकी दक्षिण साउदर्न ब्रांच की तरफ गए, यानी कि जो दक्षिणी ढलान है उसकी तरफ गए। वहाँ पर हमने सैंडस्टोन रॉक्स को खंगाला, ऑब्जर्व किया। कौन से क्षेत्र में? दैट इज़ द रतापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रतापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ये मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है? रायसेन। ये रायसेन के अंदर भीमबेटका का कम्प्लेक्स जो है, ये भोपाल से 45 किलोमीटर साउथ ईस्ट था। ये भीमबेटका का कम्प्लेक्स, मैं वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, ये कुल 7 पहाड़ियाँ हैं। कुल कितनी पहाड़ियाँ हैं? ये कुल 7 पहाड़ियाँ, जिसमें से एक पहाड़ी भीमबेटका है। इन 7 पहाड़ियों में कुल कितने रॉक केव्स और शेल्टर्स आते हैं? 760, जिसमें से लगभग 500 में रॉक पेंटिंग्स मिलती हैं। और आप लोगों को अगर घूमने जाना है तो आपके लिए कितने ओपन है? 12 to 15, ओनली 12 to 15 शेल्टर्स आर ओपन। आप सारी 500 में जा नहीं सकते, हालांकि 2 भी घूम लोगे, सांस फूल जानी है। तो ये कहानी है। ओके, इसके बारे में हमने बहुत सी चीज़ें समझी। हमने पेंटिंग्स के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि यहाँ पर ऑडिटोरियम केव भी एक एग्जिस्ट करती है। हमने इस पेंटिंग को 3 दौर में बांटा। वैसे तो ये 7 दौर में बटी हुई हैं, 7 पीरियड में। हमने 3 को फोकस किया क्योंकि हम प्री हिस्टोरिक पेंटिंग का चैप्टर कर रहे हैं ना, तो उसमें हमने हिस्टोरिकल पीरियड को नहीं लेना। हमने ये देखा कि भीमबेटका में प्री हिस्टोरिक प्लस हिस्टोरिकल पेंटिंग्स दोनों ही पाई जाती हैं। हमने उसमें से जब प्री हिस्टोरिक की बात की तो हमने अपर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और चैल्कोलिथिक पीरियड का कंसेप्ट डिस्कस किया। अपर पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक की पेंटिंग्स में अंतर आया, जहाँ एक तरफ अपर पैलियोलिथिक की जो पेंटिंग हैं वो हमें लीनियर पैटर्न में नज़र आती हैं, वहाँ पर ह्यूमन स्टिक लाइक फॉर्म्स में नज़र आता है। वहाँ पर बड़े जानवर जैसे कि एलिफेंट की बात करें, बाइसन की बात करें, राइनो की बात करें, इनके चित्र नज़र आते हैं और लार्ज साइज़ में नज़र आते हैं। लेकिन चित्रों की संख्या अभी बहुत ही कम है। यहाँ पर हमने हंटर्स भी देखे और यहाँ पर हमने डांस करते हुए लोग भी देखे। डांस करते हुए लोगों का चित्र जहाँ ग्रीन कलर में था, वहीं हंटर्स का चित्र रेड कलर में दिखाया गया था। रेड कलर मैंने बताया हेमेटाइट से, और ग्रीन कलर चैल्सेडोनिया से, और इसी तरह से वाइट कलर लाइमस्टोन से। हम इसके आगे बढ़े और हमने देखा कि परिवर्तन आ गया। हम जैसे ही मेसोलिथिक में एंटर हुए, उसमें हमने देखा कि नंबर ऑफ़ पेंटिंग्स ज़्यादा हो गई,
साइज़ छोटा हो गया, नंबर ऑफ पेंटिंग ज़्यादा, साइज़ छोटा। अब डेकोरेशन पे फोकस होने लगा, ह्यूमन की फिगर को लाइंस से हमने डेकोरेट करना शुरू कर दिया है। हंटिंग के सीन्स काफ़ी बढ़ गए थे। हम जैसे ही चालकोलिथिक में एंटर हुए, हमने एक परिवर्तन देखा कि अब वहाँ पर उनका मालवा के क्षेत्र के किसानों से संबंध स्थापित होने लगा है, यानी कि एग्रीकल्चरल कल्चरिस्ट कम्युनिटीज़ के साथ उनका रिलेशन इस्टेब्लिश होने लगा है, ऐसा हमने देखा। और ये प्रमाणित हुआ, हमने उन्हें गुड्स एक्सचेंज करते हुए पाया। हमने कहा था इसे और विस्तार से लेकर के आगे बढ़ेंगे। चलिए आज आगे बढ़ते हैं विस्तार से, और इसे आज समरीन हम क्या कर देंगे, समाप्त कहो बेटा, आज क्या कर देंगे, समाप्त। वेरी गुड, एंड। चलिए समाप्त कर देंगे, समापन होगा। एक सवाल आप सभी से कि चलो उठा लो बेटा जो भी है। सबसे पहला जिक्र जो है कब आ रहा है भीमबेटका का मॉडर्न सेंस में, किसके पेपरों में आ रहा है? वेरी गुड, डब्ल्यू किनसेट के पेपर में आ रहा है, और वो अपने पेपर में लिख रहे हैं जब आदिवासियों के साथ उनकी बातचीत हुई एक झील की तफ्तीश करते हुए, तब उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने उन आदिवासियों से भीमबेटका का जिक्र भी सुना और उन्होंने अपने पेपर पब्लिश किया। ये कब हुआ होगा? वेरी गुड, ये 1888 के अराउंड हुआ। लेकिन अब भीमबेटका पर आते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि भीमबेटका 1957-58 में किन्होंने ढूंढी हैं? अरे वीसी बनाने लगे थे कि कुछ भी कर देते हैं, नाम जो इस तरह दिए हुए थे उनको कुछ भी कर देते हैं। वीएस वाकानकर, दैट इज़ विष्णु वाकानकर। एक दिलचस्प बात बताते हैं, विष्णु वाकानकर यहाँ से रेलगाड़ी से गुजर रहे हैं। रेलगाड़ियाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ थी उस समय में, आज तो बड़ी आम हो रखी हैं। विष्णु वाकानकर जब रेलगाड़ी से गुजर रहे थे तो उन्होंने गुजरते हुए अचानक से जब इस पठार में, मतलब पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन से गुजर रहे थे, उन्होंने अचानक से जब ये पूरा टीला देखा, ऊंचा सा क्षेत्र उन्हें नज़र आया, बड़े आकर्षित हो गए। और आप हैरान हो जाएंगे, गुजर रहे थे, जाना कहीं और था, वहीं उतर गए ट्रेन से। गाड़ी रुकी और वो उतर गए तो इन क्षेत्रों में खोजबीन करने लगे। अपने साथियों की, दोस्तों की टीम मंगाई, यानी कि आर्कियोलॉजिस्टों की टीम मंगाई। वो खुद भी आर्कियोलॉजिस्ट थे और इन क्षेत्रों को अच्छे से समझा जाना। और तो एक्सीडेंटली उन्हें पहली बार यहाँ पर ये चित्र प्राप्त हो गए। वाकानकर जिम्मेदार हैं इन सब चित्रों को प्राप्त करने के लिए। वाकानकर ने क्यों देख लिया, उनके पास ये पारखी नज़र कहाँ से आई होगी? वाकानकर इस तरह का अनुभव एज अ आर्कियोलॉजिस्ट, एज एन आर्कियोलॉजिस्ट वाकानकर ये अनुभव ले चुके थे स्पेन एंड फ्रांस में। क्योंकि स्पेन मैंने बताया अल्तामीरा, फ्रांस मैंने बताया लेस्कॉफ, तो वहाँ पर वो ये अनुभव ले चुके थे। और जैसे ही उन्होंने यहाँ पर ये चित्र देखे तो शायद ऐसा ही कुछ एक्सप्रेशन रहा होगा, सिमिलर लाइक स्पेन एंड फ्रांस, माय गॉड व्हाट इज दिस, दिस इज ट्रेजर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो उन्होंने फिर इस पर खोजबीन की, सही मायने में बड़े स्तर पर इसकी जांच 1970 के दौर में हो पाई। वाकानकर ने तो तब खोज दिया कहानी सेट, लेकिन उसके बाद आपको पता है देश का निर्माण हो रहा था, देश बन रहा था और चीज़ों पर बहुत तवज्जो थी। 1970 के बाद फिर इस पर बड़े पैमाने पर खोज हुई और आपके पास आज ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। जो उपलब्ध हैं उनको हमने बांटा था अलग अलग पीरियड में। हमने अपर पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में आपको अच्छे से बता दिया है, उसके विषय में दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वाकानकर को भारत में आर्कियोलॉजी का क्या कहा जाता है? वेरी फादर ऑफ इंडिया। नहीं, फादर किस फील्ड में कहा जाता है? इंडियन रॉक पेंटिंग और रॉक आर्ट्स। हाँ चलो ठीक है, जो है कि इन्हें बस वही कहानी है, मिस्टर इंडिया ना बना देना, बाकी सब ठीक है। तो भीमबेटका के विषय में आज जब हम देखते हैं तो अपर पैलियोलिथिक, ये क्या लिख दिया, रोड? अरे रब्बा, देखो दिमाग में कुछ चलता है, दिमाग में रोड चल रही होगी कोई, जहाँ से मैं आया या जिधर को जाना है, रोड लिख दिया। दिस इज़ ह्यूमन। कई बारी जब मुझसे गलती से कोई मैसेज किसी को हुआ होता है, मैं शाम को चेक करता हूँ कि ये कब कर दिया मैंने। मल्टीपल थॉट्स चल रहे होते हैं, शायद रोड टू सक्सेस होगा। तो अपर पैलियोलिथिक पीरियड हो चुका, मेसोलिथिक पीरियड पे आते हैं। ओके, मेसोलिथिक पीरियड पे कलेक्ट डिटेलिंग हो गई थी, किस किस तरह से लोग पाए गए होंगे हनी इकट्ठा करते हुए। शहद मीठा तो चाहिए ना भाई उनको। एक हनी ट्रैप होता है, पता है वो क्या होता है? हनी ट्रैप। हनी ट्रैप क्या होता है बताओ, पता तो है आप लोगों को?
हाँ बता बेटा। ये जो है ना, ये हिम्मत सिंह को बहुत देखता है। हाँ बता। सर किसी को सर ट्रैप करना किसी जगह पे, लाइक सर कोई स्पाई तैयार करके किसी सॉफ्ट टारगेट को उसको ट्रैप कर लेना। बड़ी टेक्निकल बातें, शर्मा आ रहा है। कोई आदमी कब्जाने के लिए एक लड़की तैयार करके उस पर झोंक देनी, फिर उसको अपने वशीकरण में वश करके उसके सारे कागजात जो है कॉपी फ़ोटो खींच के मामला सट। देखिए 1945 की कोल्ड वार के दौर में ये बहुत था। 1990 तक CIA यानी कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने पूरे वर्ल्ड लेवल के जितने भी इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज थे उन सभी से जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, उन्हें तोड़ने के लिए एक ऐसी वर्ग पैदा किया था महिलाओं का, औरतों का, स्पाइस का आप कह लीजिए, जो उन्हें सेड्यूस करती थी, फिर उनके साथ टाइम शेयर करती थी और सारी जानकारियाँ लेके फुर्र। ओके, इसे हनी ट्रैप कहते हैं। ओके, हनी शायद देखा, मुंह लपलपाया और कब्जे में आ गए, ट्रैप कर लिए गए। ये हनी कलेक्ट करते थे बेचारे, ये ट्रैप करते थे, कलेक्ट करते थे। अब ज़िंदगी भर ये याद रहेगा ना कि हनी कलेक्शन। तो ये मान सकती हो ना कि मेसोलिथिक पीरियड के लोग हंटर और गैदरर थे। क्या थे? हंटर और गैदरर थे, क्योंकि इन्हें और भी बहुत सी चीज़ें करते हुए पाया गया है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि द पेंटिंग ऑफ पीपल गैदरिंग फ्रूट्स और हनी फ्रॉम ट्रीज। सो देवर, इनकी इकोनॉमी का मेन एस्पेक्ट हंटिंग एंड गैदरिंग पे था। ओके, नॉट ओनली हंटिंग, गैदरिंग वाज आल्सो देयर। सो दैट वाज द कंसेप्ट। सो लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग्स बिलोंग टू पीरियड 2। तो भीमपेटका कॉम्प्लेक्स में लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग्स किस पीरियड से बिलोंग करती हैं? जोर शोर से क्यों नहीं बोलते? मेसोलिथिक पीरियड से। प्लीज मुझे इसका टाइम बताइए। हो सकता है कहीं कहीं पर आपने ये भी पढ़ा है, हमारे इन लेक्चरल कॉन्टेक्स्ट में 10,000 टू 8,000 BC, 10,000 BC टू 8,000 BC। ओके, ये मेसोलिथिक पीरियड है। तो भीमबेटका कॉम्प्लेक्स में सबसे ज़्यादा नंबर में पेंटिंग किस पीरियड की है? इसी पीरियड की है। ये बात अब आपको क्लियर है? वेरी गुड। मेसोलिथिक पेंटिंग्स तो हमने लिख दिया, लेकिन फंस तो नहीं जाएंगे अगर पूछा जाएगा कि अर्लीस्ट पेंटिंग किस पीरियड की है? बता देंगे ना, पैलियोलिथिक की है। वहाँ फंस मत जाना। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मेजॉरिटी ऑफ द पेंटिंग्स, तो फिर आंसर कर देना मेसोलिथिक। फिर पैलियोलिथिक में कंफ्यूज मत, फिर ऐसा मत हो जाना वहाँ पे पैलियोलिथिक भी दिया होगा, मेसोलिथिक, और आगे मत कहना ये क्वेश्चन गलत है सर, मुझे क्लेम करना है कोर्ट में। नहीं, वो कोर्ट में तो कुछ भी कर सकते हो, वो कोई बात नहीं, लेकिन ये बिल्कुल सही है, मेसोलिथिक ही इसका आंसर है। ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड द थीम्स आर मल्टीपल। यस, मल्टीपल थीम्स आर देयर। अब लीनियर डिज़ाइंस कम हो गए, अब साइज़ जो है वो आकार कम हो गया पेंटिंग का, नंबर्स बढ़ गए, ज़्यादा बनने लगी हैं और मल्टीपल सीन्स डिपिक्ट किए जा रहे हैं। तो थीम्स आर मल्टीपल। जैसे कम्युनिटी डांसिंग का एक थीम है और ये लगभग कॉमन थीम था, जैसे कि हंटिंग और गैदरिंग का सीन है। तो इस तरह के कई तरह के थीम्स अब उभर करके आएंगे। ओके, सो थीम्स आर मल्टीपल नाउ, नंबर ऑफ पेंटिंग्स बढ़ गई, साइज छोटा हो गया, स्मॉल हो गया। हंटिंग सीन्स प्रेडोमिनेट। तो आपसे कोई पूछे कि इस फेज में कौन से सीन्स प्रेडोमिनेट करते हैं? हंटिंग सीन्स। वेरी गुड। ओके, यहाँ की गुफाओं में हंटर्स आर शोन वियरिंग सिंपल क्लोथ्स एंड ऑर्नामेंट्स। दिस इज वेरी गुड। मेसोलिथिक टाइम का जो हंटर है वो क्लॉथ भी पहनता है और ऑर्नामेंट भी पहनता है ना। अब क्लॉथ से गलती मत कर ले जाना कि भाई कॉटन की धोती पहनता होगा। कॉटन एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके पहले भी बहुत कुछ पहना करते थे। महादेव मृग छाल पहनते हैं, हाँ, व्याघ्र छाल पहनते हैं। आई बात समझ में? तो वो व्याघ्र छाल कहने का मतलब बाघ देखे हैं ना आपने, बाघ की छाल पहनते हैं, वो धारियों वाला पहनते हैं ना हर टाइम बॉडी में। तो अब ऐसा तो नहीं है कि वो कॉटन का पहन रहे हैं, तो व्याघ्र छाल वहाँ पर पहनते हैं, चमड़ा धारण किया जाता है। तो क्लॉथ ही है, ये कपड़े ही हैं एक तरह के। तो ये लोग क्लॉथ पहनते दिखाए गए हैं। आई बात समझ में? तो ये बात क्लियर है कि ये उतना अर्ली नहीं वाला टाइम नहीं है जब अर्ली मैन बिल्कुल न्यूड था, ये वो दौर नहीं है। ओके,
सो हंटर्स आर शोन वियरिंग सिंपल क्लॉथ्स। सो क्लॉथ्स को डेवलप करने का तरीका होगा, और उसके लिए मैंने कल आपको बताया था कि नीडल लाइक कोई ना कोई ऐसा टूल इन्होंने डेवलप कर लिया होगा, हड्डियों से या पत्थरों से, जैसा भी किया होगा। अमूमन मुझे ऐसा लगता है कि उतनी स्लिम और तीखी चीज़ें जो पियर्स करने के काम आए वो बोन्स से तैयार की जाती होंगी, तो वो तैयार कर ली होंगी। और इसलिए मैंने बताया था कि 2 पीसेस ऑफ लेदर को साथ में आप पियर्स करके बांध लेते होंगे। तो इस तरह के क्लॉथ आपको नज़र आते हैं। ऑर्नामेंट्स भी हैं, तो देखिए ऑर्नामेंट्स का महत्व आ गया। क्या बताना चाहता है ये? आप में भाव है। दूसरा क्या बताना चाहता होगा कि शायद ऐसा हो सकता है कि ऑर्नामेंट किसी तरह के स्पिरिचुअल या रिलीजियस पर्पसेस से कनेक्टेड हो, किसी खास विधि हेतु ऑर्नामेंट पहने जाते हों, या ये भी हो सकता है कि उस समय के लोगों में शायद ये वर्गीकरण का आधार भी हो समाज में, कि कोई ऑर्नामेंट्स पहनेंगे और कोई ऑर्नामेंट्स नहीं पहनेंगे। कई कारण हो सकते हैं, लेकिन यह सत्य है कि ऑर्नामेंट थे। इस चीज़ पे हमें फोकस करना है कि ये बड़ी चीज़ होती है, दिस इज़ अ बिग थिंग कि आप ऑर्नामेंट्स पहन रहे हैं। वो आप बोन्स के पहन रहे हैं, हड्डियों के, अमूमन हड्डियों के ही पहनेंगे वो ऑर्नामेंट्स, तो क्योंकि ये स्टोन एज है ना भाई, ऐसा तो नहीं है ना कि सोने चांदी के पहनने लग जाएंगे, दिस इज अ स्टोन एज। लेकिन आप ऑर्नामेंट्स पहन रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट थिंग। और ये हमें ऑर्नामेंट्स पहन रहे हैं किस में दिखाए? पेंटिंग में। ये कितना महत्वपूर्ण है कि पेंटिंग में इस चीज़ को इसका चित्रण हो रहा है। इसका मतलब ये एम्बेडेड पार्ट है लाइफ का, इट्स द पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ऑर्नामेंट समटाइम मैन, कुछ इमेजेस में मैन को बड़ी बड़ी पगड़ियों के साथ दिखाया गया है। देखिए ये बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। अब आपको समझ आ गया कि वाई इट इज़ पीरियड 2 पेंटिंग, नॉट अ पीरियड 1। पीरियड 1 में पगड़ियों जैसा कुछ सुना था, पीरियड 1 में ऑर्नामेंट जैसी चीज़ें सुन रहे थे। जैसे ही पीरियड 2 में एंटर हुए आप पगड़ी भी सुनने लगे। तो कुछ मौक़ों पे, कुछ चित्रों में बड़े बड़े हेड ड्रेसेस पहने। आई बात समझ में? कुछ भी होगा, वो किसी भी फॉर्म में होगा, बीट एनीथिंग। या तो हंटिंग के समय में जो पहन रहे हैं, या तो हंटिंग के समय में जो लीड कर रहे हैं वो पहन रहा है, या जो उस पूरे के पूरे कबीला, जो इनकी पूरी कम्युनिटी है, उसमें जो शायद चीज़ों को रेगुलेट करवा रहा है या डिसाइड करवा रहा है, शायद वो पहन रहा होगा। ऐसे क्लियर कट प्रमाण नहीं मिले, लेकिन ऐसे प्रमाण तो हैं कि पगड़ी पहनी जाती थी। और वो हर पिक्चर में नहीं है, कुछ ही पिक्चर में है। इसका मतलब हो सकता है शिकारियों का, हंटर्स का कोई शिक्षित वर्ग, यानी कि कोई स्किल्ड, जो कि शायद सीनियर्स हो चुके हैं, और वो शायद अब फील्ड में नहीं जाते हैं, लेकिन सारे यंग शिकारी उनसे सारे गुण और हुनर सीख के फील्ड में जाते हैं। तो ऐसे कई रीजंस डिपिक्ट किए जा सकते हैं, समझे, इंटरप्रेट किए जा सकते हैं। बट पगड़ी का प्रमाण, हेड ड्रेसेस का प्रमाण यहाँ पर है। ओके, क्लॉथ है, ऑर्नामेंट है, हेड ड्रेसेस है, ये है। सम टाइम पेंटेड विद मास्क, कई बार चित्र मास्क के साथ है। पता क्या है, ये लोग जब डांस करते थे ना, तो हाथी का, शेर का, हिरन का मास्क पहन के डांस करते थे। आज भी आदिवासियों में ये थीम बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आज भी बच्चों को स्कूलों में आज भी ये ट्रेंड रखा गया है। तुम क्या बन के आओगे? मैं हाथी। तुम क्या बन के आओगे? मैं खरगोश। तो बच्चे आज भी खरगोश, हाथी, चीता, शेर सब बन के जाते हैं। कुछ बच्चे चूहे बन के बड़े खुश रहते हैं, तो बन के जाते हैं। हाँ, अलग अलग बनते हैं। ये महत्वपूर्ण है, इसके माध्यम से वो हाथी के बारे में जानता है, वो शेर के बारे में, क्योंकि वो उसको मैडम कहती है तू चूहा है, तू चल कैसे रहा है बेटे। ऐसे तो नहीं मैडम कहती होगी, वैसे की मैडम कहती होंगी आप तो चूहे का रूप धारण किए हुए, बेटा आप कैसे चल रहे हैं, या बेटी आप कैसे चल रही हैं। तो फिर वो कहते कैसे चले, कहते चूहे की तरह चलो। तो चूहे के बारे में जानने का अवसर। इसी तरह से क्योंकि ये उन्हीं एनिमल के साथ डील कर रहे होते थे, तो इस तरह के मास्क पहन के नृत्य करते। तो सामने श्रेणी पंक्ति में हो सकता है मनुष्य के ही रूप में खड़ा है, उसके ऑपोजिट मनुष्य मास्क पहन के उस रूप में खड़ा है, तो मनुष्य और शेर के बीच का द्वंद्व दिखाया जाता होगा मास्क पहन के। अब शेर को तो बुला के नहीं लाते होंगे कि देखो हम तुम्हारे साथ जंगलों में जो जो करते हैं, तुम्हारे और हमारे बीच एक द्वंद्व होता है, हमें चित्रण करना है, आओ जरा करके दिखाओ, वो तो नहीं होगा। तो मास्क पहन के कर सकते हैं। देखिए महत्वपूर्ण है ये चीज़ें, जिन चीज़ों से पाला पड़ रहा है, जिन चीज़ों से डील कर रहे हैं। जैसे एक ट्रैवलर अपना ट्रैवलॉग रेडी करता है, तो वो इन सब चीज़ों को आपको दिखाता है कि किन चीज़ों से डील हुई, क्या क्या मैंने देखा, बहता पानी देखा, गाड़ियाँ देखी,
बिल्डिंगें देखी, समुद्र, नदियाँ सब देखें, वो शेर देख रहे हैं, वो चीते देख रहे हैं, वो ये जो भी चीज़ें देख रहे हैं वो बता रहे हैं हम इनके साथ ऐसे जीते हैं। ओके, कई लोग इसको मैजिकल लाइफ से जोड़ करके देखते हैं। तो अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि क्या मैजिकल लाइफ के इंटरप्रिटेशंस हैं? वो कहते हैं मास्क धारण करने का उद्देश्य मैजिकल होगा, शायद किसी तरह के कोई मैजिक या कोई ऐसी सुपरनैचुरल पावर्स की तरफ ये इंगित करता है, इसलिए मास्क पहने गए हैं। आई बात समझ में? तो ऐसे भी एस्पेक्ट्स जोड़ करके देखे जाते हैं। लेकिन हेड ड्रेसेस, मास्क, क्लॉथ, ऑर्नामेंट, क्लियर कट इट इज़ मेसोलिथिक पीरियड। ओके, ये कहानियाँ हैं। तो जब ऐसा विवरण दे दिया जाए और आपके सामने ऐसा विवरण दे के आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाए कि ये किस समय का विवरण है, तो आंसर कर देना मेसोलिथिक। ओके, या ऐसा विवरण दिया जाए, पूछा जाए तो क्या है, कर देना कि ये उस समय की कौन सी प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स। सम ऑफ द सीन्स शो अ फियर ऑफ एनिमल्स। एनिमल के साथ रह रहे हैं तो आपको भावनाएं भी बता रहे हैं। कुछ सीन्स जानवरों का डर व्यक्त कर रहे हैं कि ये जानवरों से डर रहे हैं, मतलब इन्हें जानवरों से भय है। इनका जीवन जिस माहौल में कट रहा है, अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट को ये कितनी ब्यूटीफुली बता रहे हैं। तो एक्चुअली में अगर हम इनके बारे में बात करें तो इनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पैशन ऑफ स्टोरी टेलिंग था। तो ये स्टोरी टेलर की तरह हैं आपके लिए, ये आपको अपनी कहानी बता रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि हमें जानवर से भय भी लगता है, लेकिन दूसरी तरफ वही पेंटिंग्स मिलेंगी जो आपको ये बता रही हैं, बट मैनी अदर्स शो फीलिंग ऑफ टेंडरनेस एंड लव फॉर देम। तो वहीं बाकी की पेंटिंग्स आपको उनके प्रति एक टेंडरनेस, एक लव दिखाएंगी, तो उनको लव करते हुए उन्हीं को डोमेस्टिकेट भी कर लेंगे, उनको पाल भी लेंगे। फिर भय भी है, प्रेम भी है। आई बात समझ में? तो इस तरह से जीवन चल रहा है पशुओं के बीच, जानवरों के बीच। ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट। बताया जा रहा है कि भय और प्रेम दोनों अनुभूतियाँ हमारी इन्हीं से हैं। हमारा जीवन इन्हीं के इर्द गिर्द है, हमारा पर्यावरण यही है, हमारे जीवन का मूल यही है, यही हमारी भूमि है। प्रेम भी यहीं से है और भय भी यहीं से है, दोनों यहीं से हैं। फ्यू एनग्रेविंग्स रिप्रेजेंटिंग मेनली एनिमल्स। कुछ एनग्रेविंग्स ऐसी भी हैं जिसमें ह्यूमन या कोई और एलिमेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ एनिमल दिखाए गए हैं। एनिमल्स वर पेंटेड इन अ नेचुरलिस्टिक स्टाइल, ह्यूमन्स वर डिपिक्टेड ओनली इन अ स्टाइलिस्टिक मैनर। एनिमल्स को नेचुरलिस्टिक स्टाइल में पेंट किया गया। मैंने आपको घोड़ा दिखाया था, आप घोड़ा देख लेना या कुछ भी और देख लेना, इट इज़ इन अ नेचुरलिस्टिक स्टाइल। ओके, लेकिन वहीं जब ह्यूमन दिखाया जाएगा, नेचुरलिस्टिक नहीं रहेगा, नेक्स्ट वो स्टाइलाइज्ड रहेगा। देखिए स्टाइलाइज्ड पेंटिंग क्या रहती है कि मोस्टली आपकी सारी इंस्पिरेशन तो नेचुरल से ही लेंगे आप, लेकिन फिर उसको आप किसी ना किसी मैनर में फॉर द पर्पस ऑफ डिपिक्शन, कोई मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे हैं, तो उसका चित्रण थोड़ा भिन्न कर देंगे। जैसे चेहरा लंबा कर देंगे, जैसे आंखें मोटी कर देंगे, है ना। जैसे कि आज हमारे आप देवी देवता देखें, जैसे जगन्नाथपुरी चले जाएं या दक्षिण में, तो वहाँ पर वो क्या दिखा रहे हैं, दर्शन शास्त्र का महत्व बता रहे हैं। वो आपको बता रहे हैं कि सही मायने में आपको एक दूसरे के भीतर देखना है। तो देवी देवता अक्सर इस दौर में जितने भी उनके स्कल्पचर्स बने हैं, डीटीज जो भी बनाई गई हैं, वो सारी एक दूसरे को देख रही हैं आंखों में आंखें डाल के, और आंखें बड़ी बड़ी हैं, वो आपको दर्शन करा रहे हैं, दार्शनिक हैं वो। ओके, तो वहाँ से रिप्रेजेंट किया, बट नेचुरली तो ऐसा नहीं होता ना, मुंह इतना सा और इतनी बड़ी आंखें, इट्स नॉट पॉसिबल। तो या फिर मान लीजिए कि कान इतने बड़े बड़े, बुद्ध के कान कैसे दिखाए जाते हैं, क्या मैसेज दिया जा रहा है, लेट द नोबल थॉट कम फ्रॉम एवरी साइड, है कि नहीं। ये स्टाइलिक, ये स्टाइलाइज्ड है। ओके, दे आर नॉट जस्ट नेचुरल, दैट्स समथिंग एल्स। सो ओनली ह्यूमन की जो पेंटिंग है वो ओनली स्टाइलाइज्ड है। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि क्या ऑल पेंटिंग्स ऑफ ह्यूमन आर नेचुरल इन अपील। आप नेचुरली फिर आप एलिमिनेट कर देना स्टेटमेंट को, आंसर ये नहीं है एटलीस्ट, क्योंकि ओनली स्टाइलाइज्ड मैनर में है, ये बात ज़्यादा बड़ी है। ओके, लेकिन एनिमल नेचुरल दिखाया गया, एनिमल नेचुरल दिखाया गया। वुमेन आर पेंटेड बोथ इन द न्यूड एंड द क्लोथ्ड। वुमेन निर्वस्त्र भी दिखाई गई हैं
और अमूमन ये जो न्यूड स्कल्पचर्स या आइडल आप कह लें या पेंटिंग्स है, ये बहुत रेम्पेंट रही हैं। देखिए जो महिला है, जो स्त्री है, इसे प्रकृति से तुलना की जाती है, तो इसे प्रकृति के रूप में दिखाया गया है। प्रकृति जो है वो बहुत ही नेचुरल वर्जन में है, बहुत ही रॉ वर्जन में है। तो अब इसको आप किसी भी मैनर में डिपिक्ट कर सकते हैं। आप इसको ऐसे डिपिक्ट कर सकते हैं, अगर आप आगे बढ़ेंगे तो पुराणों में, शास्त्रों में ये डिपिक्शन कुछ, या डिपिक्ट वर्ड यूज़ हो रहा है, इसका इंटरप्रिटेशन आप किसी भी मैनर में कर सकते हैं। पुराणों में, शास्त्रों में जाएंगे, इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसा हो रहा है कि प्रकृति संस्कृति में परिवर्तित हो रही है, प्रकृति संस्कृति में परिवर्तित हो रही है।